टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 311, एक अजीब स्मृति और सर्वशक्तिमान अमृत। ओवरलॉर्ड की विरासत में जबरदस्त मैना की चमक थी, जिससे एलिस्टर को एक अंतिम परिवर्तन मिला। उसका रूप आकाशीय प्रकाश से जल रहा था, उसका शरीर बदलता रहा, सभी पिछले ओवरलॉर्ड की शक्तियों को एक साथ मिलाता रहा। उसने दहाड़ते हुए अंधेरे में चमकती हुई बहुरंगी रोशनी की सांस छोड़ी। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। अंधेरा करीब आ गया, घावों की फुसफुसाहट जिसने एलिस्टर को बेचैन कर दिया। यहाँ तक कि सबसे महान अधिपति भी गिर जाते हैं। फुसफुसाहट। यादें बिखर गईं। अगले ही पल वह पहले से ही अंधेरे में डूब चुका था और उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे भस्म हो रहा है। उन क्षणों में जब वह रात के आसमान को देख रहा था तो वह हंसने में कामयाब हो गया। मुझे खेद है मार्गरेट, मुझे लगता है मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी दृष्टि धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन ऐसा होने से पहले उसने एक कथन सुना, एक आवाज़ जो उसके जैसी ही थी, लेकिन अलग थी, लेकिन ये स्पष्ट थी, लगभग जैसे कि यह उसकी आत्मा में फुसफुसा रही हो। क्या तुम फिर से कोशिश करने जा रहे हो, केवल असफल होने के लिए? इस बिंदु पर तुम अधिपति के रूप में नीचे जाओगे विफलता का। याद रखो, तुम हमारे पूरे का सिर्फ आधा हिस्सा हो। जब तक तुम हमें फिर से एक नहीं होने दोगे, जीत हमेशा तुम्हारी पहुंच से बाहर रहेगी। मुझे बाहर निकालो भाई। अंधकार से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा अंधकार की जरूरत है। फिजल, याद खत्म हो गई, बढ़कर 32% हो गई है। एलिस्टर ने अपने दांत पीस लिए, उसके हाथ उसकी कनपटियों को पकड़ रहे थे क्योंकि यादों का तूफान शांत होकर स्पष्टता में बदलने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया। टेरा ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। मेरे प्रभु, क्या आप ठीक हैं? एलिस्टर ने एक नर्म आह भरी, उसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण, चिंतनशील भाव था। मैं ठीक हूँ, उसने शांति से उत्तर दिया, हालांकि उसका दिमाग यादों से घिरा हुआ था। टेरा ने एक भान उठाई, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? तुम दूर लग रहे हो। एलिस्टर ने सिर हिलाया, एक छोटी सी मुस्कान के साथ। वास्तव में मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी नज़र उसके आसपास की जगह में तैरती हुई चीज़ों पर चली गई, उसकी नज़र अंगूठी पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में वे शब्द फिर से गूंज रहे थे जो उसकी दृष्टि में गूंज रहे थे, हर एक शब्द उसे कुतर रहा था। मेरा एक भाई है, पूरे का हिस्सा। इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा मैं अपने अतीत के बारे में जानता हूँ, उतना ही कम समझ में आता है। और वह याद, यह उस याद से बिल्कुल अलग थी जहाँ अंधेरे ने सौदा करने के लिए कहा था। अलग अलग जीवन। क्या मैं अंधेरे के कारण 2 बार मर चुका हूँ? शायद और भी ज़्यादा। टेरा ने उसके विचारों में आए बदलाव को महसूस करते हुए फिर से बात की। मेरे प्रभु, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। आपने क्या देखा? एलिस्टर की नज़र थोड़ी सख्त हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अंगूठी पर नज़र डाली। हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अभी के लिए आइए सर्वशक्तिमान अमृत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। इसके साथ ही एलिस्टर ने अपना ध्यान फिर से घूमते हुए ग्लिफ और हाथ में मौजूद काम पर लगाया और अपने दिमाग के पीछे अशांत विचारों को धकेल दिया। अभी के लिए। एलिस्टर का हाथ आगे बढ़ा और उसने ओवरलॉर्ड की विरासत को वापस ले लिया, जहां से वह मडरा रहा था, और उसे सावधानी से अपनी सूची में वापस रख दिया। वह टेरा की ओर मुड़ा। हमारे पास अब वह सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। तुम आगे बढ़ सकती हो। टेरा ने एक दृढ़ सिर हिलाया, उसके चश्मे चमक रहे थे क्योंकि वह उन्हें ठीक कर रही थी। समझ गया मेरे प्रभु। एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ टेरा ने अपना ध्यान उसके सामने रखी 4 वस्तुओं पर केंद्रित किया। ईथर मूनस्टोन एक नर्म चांदी की रोशनी से चमक रहा था, फीनिक्स पंख विश्व वृक्ष से रस की शीशी, और एक सच्चे ड्रैगन का हृदय क्रिस्टल। उसने हवा में ग्लिफ की एक श्रृंखला बनाकर शुरू किया। प्रतीक उसके चारों ओर तैरते हुए चमक रहे थे, प्रत्येक अमृत के निर्माण के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जैसे ही अंतिम चिन्ह अपनी जगह पर स्थापित हुआ, उसके चारों ओर की हवा उसके मन से भर गई और चटचटाहट होने लगी। टेरा ने गहरी सांस ली, उसके हाथ अब वस्तुओं पर मडरा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सामग्री के गहरे पहलू को ध्यान से देखा। वह वस्तुओं की आभा को अपने साथ प्रतिध्वनित होते हुए, उन्हें बढ़ाते हुए महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे उसने अपने मन को चैनल करना शुरू किया, इसे वस्तुओं में डालना। इथरियल मूनस्टोन अधिक चमकने लगा, जैसे जैसे टेरा का मन उसमें प्रवाहित होता गया, इसकी रोशनी तीव्रता में बढ़ती गई। उसने एक शांत मंत्र फुसफुसाया और मूनस्टोन ने प्रतिक्रिया दी, अपना रूप बदलते हुए उसके हाथों में तरल बन गया। सुंदर नियंत्रण के साथ उसने इसे फीनिक्स पंख में निर्देशित किया। दोनों वस्तुएं सहज रूप से विलीन हो गईं, उनकी शक्तियां आपस में जुड़ गईं। इसके बाद वह विश्व वृक्ष से रस की शीशी के पास चली गई। उसकी ड्रैगन आंखें उस पर केंद्रित थीं क्योंकि उसने उसमें कुछ ग्लिफ बुने थे, और यह एक फीकी अरोरा जैसी रोशनी के साथ चमकने लगी, जिससे उसे रस का सार उसके शुद्धतम रूप में देखने की अनुमति मिली।
उसके हाथ की एक लहर से तरल शीशी से बाहर आ गया। उसने मैना की एक स्थिर धारा जारी की जिससे रस बहने लगा। इसकी शक्ति मूनस्टोन और पंख के साथ मिलनी शुरू हो गई। प्रकृति की शक्ति से भरपूर रस जीवंत हरे रंग के साथ चमकने लगा, जिससे मिश्रण में एक नई परत आ गई। आखिरकार टेरा ने असली ड्रैगन से हॉट क्रिस्टल के लिए हाथ बढ़ाया। ध्यान से उसने क्रिस्टल को मिश्रण में रखा। इसकी ऊर्जा अन्य तत्वों के साथ जुड़ने पर बढ़ गई। बंधन तात्कालिक और लगभग विस्फोटक था, क्योंकि तरल के कुछ हिस्सों को अलग होने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन टेरा ने उन्हें वापस एक साथ ला दिया। क्रिस्टल की शक्ति ने मिश्रण को ड्रैगन की अपार शक्ति से भर दिया। उसके चारों ओर ग्लिफ तेजी से घूमने लगे। उनके प्रतीक चमकीले चमकने लगे क्योंकि घटक एक दूसरे में विलीन होने लगे। टेरा की आंखें गहन एकाग्रता से सिकुड़ गईं। उसका मैना तेजी से अधिक बलपूर्वक बह रहा था, क्योंकि वह अमृत के अंतिम रूप को आकार दे रही थी। उसके चारों ओर की हवा बिजली से चमक उठी और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर का पूरा स्थान कंपन कर रहा हो, अमृत के निर्माण के साथ प्रतिध्वनित हो रहा हो। धीरे धीरे प्रकाश, गर्मी, जीवन शक्ति, प्रकृति और ड्रैगन की ताकत का घूमता हुआ मिश्रण एक एकल चमकदार ब्रह्मांडीय तरल में मिल गया। इसके अंदर सफ़ेद तारे जैसी चमक के साथ एक गहरे नीले रंग को ग्रहण करना, शायद ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करना, और वास्तव में इसकी सर्वशक्तिमान प्रकृति। इसमें शामिल सभी शक्तियों का एक अवतार। अध्याय 312 बचाने का वादा। टेरा ने गहरी सांस ली। उसका शरीर इतनी अपार शक्ति को प्रवाहित करने के तनाव से थोड़ा कांप रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो अब एक फीकी अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं, और तैयार अमृत को देखा। उसके हाथ की एक लहर के साथ अमृत उस बोतल में प्रवेश कर गया जिसमें कभी विश्व वृक्ष का रस था, और प्रक्रिया पूरी हो गई। ये हो गया है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी। अमृत एक सौम्य, स्थिर लय के साथ धड़क रहा था, जैसे कि वह जीवित हो। एलिस्टर की नज़र कभी शीशी से नहीं हटी। उसकी आंखें सिकुड़ती जा रही थीं क्योंकि वह सृष्टि की जांच कर रहा था। सर्वशक्तिमान अमृत, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में विस्मय और उदासी का स्पर्श था। उसने हाथ बढ़ाया। बोतल को पकड़ते हुए उसने करीब से देखा। आइटम के साथ एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, इसलिए विवरण। आइटम: सर्वशक्तिमान अमृत। रैंक: पौराणिक एक्स। प्रकार: उपभोज्य अमृत। विवरण: पौराणिक सर्वशक्तिमान अमृत मिथक की रचना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मूल रूप से ड्रैगन भगवान के आंसुओं और उसके निर्माता के सार का उपयोग करके बनाया गया था। इस अमृत में किसी भी घाव को भरने, किसी भी बीमारी को ठीक करने और जीवन शक्ति को उसकी चरम अवस्था में वापस लाने, यहाँ तक कि मृतकों को वापस लाने की शक्ति है। ये जीवन को 100 साल तक बढ़ा सकता है और दिव्य शक्ति तक अस्थायी पहुँच प्रदान कर सकता है। प्रभाव: किसी भी बीमारी या अभिशाप को तुरंत ठीक करता है, शरीर को उसकी चरम अवस्था में लाता है, HP और MP को पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित करता है, छिपी हुई रक्त रेखा विशेषताओं को जागृत करता है, जीवन काल को 100 साल तक बढ़ाता है। सिस्टम विंडो में विवरण को देखते हुए एलिस्टर मुस्कुराया। सर्वशक्तिमान अमृत नाम धीरे से चमक रहा था। वह उस पल के वजन को महसूस कर सकता था, वह सब कुछ जिसकी ओर उसने काम किया था, उसकी परिणति। टेरा की ओर देखते हुए उसने स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, टेरा, उसने कहा। प्रशंसा सुनकर टेरा की आंखें नर्म पड़ गईं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। धन्यवाद मेरे प्रभु, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ गर्व से भरी हुई थी। एलिस्टर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि उसके विचार भटक गए। उसकी उंगलियां शीशी के चारों ओर कस गईं और वह खुद से बड़बड़ाया, किसी और से ज्यादा अमृत के लिए। म्यू, तुम्हारे भाई ने ये किया। वह तुम्हें बचाने आ रहा है। उस रात बाद में व्हाइट कॉमेट गिल्ड में वापस कीमिया प्रयोगशाला के विशाल दरवाजे खुले, ठंडी धुंध के सामान्य बादल को छोड़ते हुए जो दालान में फैल गया। औषधि और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गंध हवा में भर गई, जादू और विज्ञान का एक मिश्रण जिसने जगह को जीवंत महसूस कराया। जैसे ही कोहरा छटा, अंदर की मियागरों ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखा। उनके बाल काले थे, आंखें पीली थीं और उन्होंने सफ़ेद और नीले रंग की गिल्ड वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर एक काली जैकेट पहनी हुई थी। प्रयोगशाला में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। अरे, क्या वह एलिस्टर है? हाँ, ये है। वह यहाँ क्या कर रहा है? एलिस्टर ने दहलीज पार की। उसकी आंखें प्रयोगशाला के चारों ओर देख रही थीं। उसने बुदबुदाती शीशियों, चमकते फार्मूलों और कमरे को भरने वाली कीमिया ऊर्जा को देखा। उसकी नज़रें बदल गईं, एरिका को ढूंढते हुए जो पास में थी। एरिका की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। ये तुम हो? तुम क्या कर रहे हो? धमाका! इससे पहले कि वह उसकी ओर एक कदम भी बढ़ा पाती, उसने अपने पैरों का गलत अनुमान लगा लिया। वह एक जोरदार थप्पड़ के साथ चेहरे के बल फर्श पर जा गिरी। आसपास के कीमियागर इस तमाशे को देखकर ठहाके लगाने लगे, लेकिन जब उन्होंने एलिस्टर को आते देखा तो उनकी हंसी फीकी पड़ गई। एरिका! एलिस्टर ने जल्दी से उनके बीच की दूरी को पार करते हुए पुकारा।
एरिका ने कराहते हुए कहा। उसका चेहरा हल्के दर्द से सिकुड़ गया और उसने अपना माथा रगड़ा। उसने खुद को ऊपर उठाया, कुछ संयम पाने की कोशिश की, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ओह, ये चोट लगी है, उसने कराहते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, सच में, उसने उसे एक आधी मुस्कान देते हुए कहा। मुझे अब इस तरह से गिरने की आदत हो गई है। एलिस्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं समझ गया। जैसे ही वह खड़ी हुई, एरिका ने एक तरफ देखा और उसकी आंखें किसी चीज पर टिक गईं या बल्कि किसी और पर। चमचमाते काले और सफ़ेद कवच में एक महिला पास में खड़ी थी, उसके लंबे चांदी के बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। उसके सिर से सींग निकले हुए थे और उसकी पूंछ उसके कवच के रंग से मेल खाते हुए उसके पीछे धीरे से हिल रही थी। उसके बारे में लगभग राजसी आभा थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। ये सिंडा था। एरिका की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं और उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया, उसकी आवाज़ बमुश्किल फुसफुसाहट जैसी थी। वाह, आप व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक खूबसूरत हैं। सिंड ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके चांदी के बाल रोशनी में चमक रहे थे क्योंकि वह एरिका को देख रही थी। मैं तारीफ स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे स्वीकार करना चाहिए, मैं विशेष रूप से खुश नहीं हूं कि यह एक इंसान से आया है। एरिका ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं, यह नहीं समझ पा रही थी कि कैसे जवाब दे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एलिस्टर की आवाज़ ने बीच में ही टोक दिया। एरिका, एलिस्टर ने पुकारा, उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। मुझे टीम लीडर एली से बात करनी है। एरिका ने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं, उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। उसने सिर हिलाया, एक तरफ हट गई। तुरंत एलिस्टर, उसने कहा, उसके अनुरोध की गंभीरता को स्पष्ट रूप से समझते हुए। सिंड की नज़रें एक पल के लिए उन दोनों पर टिकी रहीं, उनकी बातचीत को देखते हुए उसकी दुम थोड़ी पीछे की ओर हिल रही थी। सिंड की पिछली टिप्पणी से बेपरवाह एलिस्टर एरिका की ओर मुड़ा। रास्ता दिखाओ। एरिका ने सिर हिलाने से पहले सिंड की ओर एक आखिरी नज़र डाली और एलिस्टर को कीमिया लैब में ले गई। जैसे ही वे लैब से गुजरे, एरिका एलिस्टर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। टीम लीडर एलिस से मिलने के उसके अनुरोध से उसकी उत्सुकता बढ़ गई। पूछने से पहले वह एक पल के लिए रुकी। आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं, एलिस्टर? एलिस्टर की नज़र आगे की ओर रही, उसने एक शांत सांस छोड़ी, जैसे कि अपने शब्दों को तौल रहा हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि वह मेरी बहन को उस कांच के सिलेंडर से बाहर निकाले जिसमें वह है। एरिका ने उसके अनुरोध पर आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। लेकिन क्यों? क्या यह उसकी स्थिति में तब तक मदद नहीं करेगा जब तक कि वह कोई इलाज नहीं बना लेती? एलिस्टर ने एक पल के लिए चलना बंद कर दिया, उसकी नज़र अधीरता के भाव के साथ उस पर टिक गई। एरिका, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, प्रश्न अनावश्यक हो रहे हैं। बस मुझे उसके पास ले चलो, मुझे बस इतना ही चाहिए। एलिस्टर के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से चौंक गई एरिका ने जल्दी से सिर हिला दिया। उसने आगे नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत निजी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। अध्याय 313। आखिरकार उसे बचा लिया गया। एलिस ने कंट्रोल पैनल पर एक बटन क्लिक किया। कांच की नली से पानी निकलने लगा और हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट भर गई। अंदर का चमकता हुआ तरल धीरे धीरे कम होने लगा। मियू का नाजुक शरीर तरल पदार्थ के साथ धीरे धीरे नीचे उतरा, उसके बाल कुछ देर तक तैरते रहे और फिर उसके कंधों पर टिक गए। कांच एक शांत फुफकार के साथ ऊपर उठा, एक हल्की फुफकार के साथ कंटेनमेंट सील टूट गई। मियू का लंगड़ा शरीर अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा पीला लेकिन शांत था। ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे से चिपका हुआ था और उसकी उथली सांसों की हल्की लय लगभग सुनी जा सकती थी। एलिस ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसकी नज़र लड़की पर टिकी हुई थी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये देखते हुए कि तुम उसकी कितनी परवाह करती हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा इरादा अच्छा था। उसकी उंगलियां पास के कंसोल से टकराईं, जिससे मियू की स्थिति के लिए निगरानी पैरामीटर बंद हो गए। मशीनों की हल्की बीप लैब में धीमी धीमी गूंजती रही जब तक कि वे बंद नहीं हो गईं। एलिस्टर मियू के कमज़ोर शरीर के पास गया, उसके कदमों की आवाज़ धातु के फर्श पर धीरे धीरे गूंज रही थी। वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को अपने दाहिने हाथ में थामे हुए। उसका सिर थोड़ा उसके ऊपर झुका हुआ था, उसका चेहरा पीला था लेकिन हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। उसकी पलकें फड़कने लगीं और एक छोटी सी सांस के साथ वे खुल गईं। उसकी नर्म आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। एलिस्टर, तुम मुझसे फिर मिलने आए हो। उसके होठों पर एक कमज़ोर मुस्कान उभरी, लेकिन उसके बाद एक खांसी आई जिसने उसके नाजुक शरीर को हिला दिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका भाव गंभीर था। लगता है सीमित रक्त प्रवाह मेरे फेफड़ों को कमज़ोर कर रहा है। आराम से करो, मियू, एलिस्टर ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। उसके मुक्त हाथ ने उसके बालों के एक बिखरे हुए ताले को उसके चेहरे से दूर कर दिया। मैं आखिरकार तुम्हें बचाने आया हूँ। मियू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नज़र उसके चेहरे को खोज रही थी।
उसकी आंखों में उसने एक भयंकर रूप देखा जो लगभग तीव्र था, एक ज्वाला की तरह जो बुझने से इनकार कर रही थी। उसके होठों पर एक फीकी, शांत मुस्कान लौट आए। तो आगे बढ़ो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए। एलिस्टर ने एक गहरी सांस ली, उसका जबड़ा कस गया और उसने धीरे से पुकारा, इन्वेंट्री। एक झिलमिलाती हुई सिस्टम विंडो उसके बगल में प्रकट हुई और एलिस्टर ने अपना हाथ खिड़की में डाल दिया। सिस्टम इंटरफेस को देखने की क्षमता के बिना किसी को भी ऐसा लगा जैसे उसके हाथ का एक हिस्सा धुंधले में घुल गया हो। जैसे ही उसने अपनी गहराई से एक वस्तु निकाली, उसके हाथ के चारों ओर सुनहरी बिजली चमक उठी। उसकी मुट्ठी में एक औषधि की शीशी थी। अंदर का तरल ब्रह्मांड की तरह चमक रहा था। उसमें से निकलने वाली ऊर्जा की फीकी गुनगुनाहट उनके आसपास की हवा के साथ कंपन कर रही थी। औषधि को देखते ही मियू की थकी हुई आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह महंगा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एलिस्टर ने धीरे से ठहाका लगाया। तुम बेवकूफ़ हो, ऐसे समय में मजाक कर रहे हो। यही है मियू, वह औषधि जो तुम्हें बचाएगी। एरिका कुछ कदम पीछे खड़ी थी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने एलिस्टर के हाथ में अजीब औषधि को देखा। उसके होंठ खुले और उसने अपनी सांस में बुदबुदाया, वह क्या है? इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, एलिज ने उसके कंधे पर एक दृढ़ हाथ रखा, उसे रोकते हुए। मुझे भी उत्सुकता है, एलिज ने स्वीकार किया, उसकी नज़र चमकती हुई शीशी से कभी नहीं हटी। लेकिन चलो अभी रुकते हैं। अगर वह औषधि वही करती है जो वह चाहता है, तो हम अपने सवाल पूछ सकते हैं। एरिका ने भौहें सिकुड़ी लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सिर हिला दिया। आपकी बात सही है, टीम लीडर। अगर यह वाकई काम करता है तो इस पर सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं है, उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, लेकिन अपनी आंखें एलिस्टर और मियू पर टिकाए रखी। एलिस्टर, अपने पीछे हो रही संक्षिप्त बातचीत से अनजान, धीरे से शीशी को झुकाया और उसका मुंह मियू के होठों के पास लाया। जब वह बोला तो उसकी आवाज़ नर्म थी, इसे पी लो मियू। मियू की नज़र औषधि और एलिस्टर के चेहरे के बीच झिलमिला रही थी। उस पर पूरा भरोसा करते हुए उसने अपने होठों को थोड़ा सा खोला, रहस्यमयी तरल पीने के लिए तैयार। मियू ने आज्ञाकारी ढंग से औषधि को घूंट घूंट करके पिया, उसका गला हिल रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे उसे निगल रही थी। जब उसने पीना समाप्त किया तो एलिस्टर ने खाली शीशी को एक तरफ फेंक दिया और अपने अंगूठे से उसके होठों से तरल के अवशेषों को धीरे से पोंछ दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने पूछा। मियू ने उसे नींद में पलकें झपकाईं, उसकी पलकें भारी थीं। मैं वास्तव में नहीं बता सकती, उसने बड़बड़ाया। मुझे बस इतना पता है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। एलिस्टर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और करीब झुक गया। नींद आ रही है? सच में? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? उसके बोलने से पहले ही मियू की आंखें खुल गईं, जो एक तीव्र सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। उसके पूरे शरीर से एक शानदार आभा निकलने लगी, जिसकी चमक ने एलिस्टर को सहज रूप से अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर कर दिया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली शॉकवेव निकली। धमाका! इसने एलिस्टर को पीछे की ओर उड़ा दिया। वह एक कराह के साथ जमीन पर गिरा और कुछ फीट तक चिकने फर्श पर फिसला। मेरे प्रभु! सिंड ने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ लगाए। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। मैं ठीक हूँ, एलिस्टर ने उसे आश्वस्त किया, झटके से खुद को संभालते हुए। उसकी आंखें मियू पर टिकी हुई थीं, जो अब जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। उसका शरीर एक चमकदार चमक के साथ धड़क रहा था। तुमने उसे अभी क्या दिया? एलिज ने पूछा। उसे और एरिका को तीव्र चमक से अंधे होने से बचने के लिए अपनी आंखों को अपनी बाहों से ढकना पड़ा। किसी तरह की शक्तिवर्धक दवा। वह इस तरह क्यों चमक रही है? एलिस के शब्द हवा में लटके रहे, अनुत्तरित, क्योंकि मियू के चारों ओर की रोशनी और भी तेज हो गई। पूरे कमरे को अपनी चकाचौंध भरी चमक से भर दिया। विशाल प्रयोगशाला के दूर के कोनों में, जहां अन्य कीमियागर अपने प्रयोगों में डूबे हुए थे, अचानक सुनहरी चमक ने उनका ध्यान खींचा। ये दुनिया में क्या है? क्या ये केंद्रीय कक्ष से आ रही है? क्या ये किसी तरह का अस्थिर प्रयोग हो सकता है? मैंने टीम लीडर से आज शेड्यूल किए जाने के बारे में कुछ नहीं सुना। ये किसी सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया की तरह नहीं दिखता। चमक ये लगभग जीवित है। इसका उससे कुछ लेना देना है न? तुम्हें लगता है कि यह एलिस्टर का काम है? यह एक तार्किक निष्कर्ष होगा, है न? अरे, क्यों न हम जाकर इसकी जांच करें? अच्छा विचार है। इस बीच एलिस्टर के साथ वापस आकर उसे सिस्टम से एक खोज पूर्ण होने की सूचना मिली थी। खिलाड़ी को बधाई। खोज। एक अधिपति का वचन। खिलाड़ी ने इनाम प्राप्त किया है, अधिपति के टूटे हुए मुकुट का टुकड़ा, रैंक। खिलाड़ी के पास अब 2/7 टुकड़े हैं। अध्याय 314, एक भाई का आंसू, एक बहन की मुस्कान। जैसे जैसे चमकती हुई सुनहरी चमक धीरे धीरे मंद होती गई, मियू के पैर धीरे धीरे जमीन पर पड़े, उसका शरीर अब स्थिर हो गया।
उसका पहले पीला और कमज़ोर रूप अब एक स्वस्थ, जीवंत रंग बन गया था। उसकी त्वचा बेदाग दिख रही थी और उसका शरीर भरा हुआ लग रहा था, मानो उसने खोई हुई कुछ ऊर्जा वापस पाली हो। मियू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उनकी कोमल चमक फीकी पड़ गई क्योंकि वे उसके सामने खड़ी आकृति पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। जब उसकी नज़र एलिस्टर पर टिकी तो उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ राहत से कांप रही थी, मैंने ये काम कर दिया। तुम ठीक हो? मियू की आंखें भी आंसुओं से भर गईं, उसके होंठ मुस्कुराहट में कांपने लगे। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। तुमने कर दिखाया। वे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। पहले तो उनके कदम झिझक रहे थे, लेकिन जब तक वे अपने बीच की दूरी कम नहीं कर लेते तब तक उनकी गति तेज होती गई। एक पल में वे कसकर गले लग गए, उनकी बाहें एक दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जैसे कि वे कभी भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। मियू ने अपना चेहरा एलिस्टर के कंधे में दबा लिया, उसकी आवाज़ दबी हुई थी लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं इसे दिखाना नहीं चाहती थी। मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। एलिस्टर ने धीरे से ठहाका लगाया, उसका हाथ धीरे से उसके बालों को सहला रहा था। तुम्हें अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने गर्मजोशी से कहा। अब तुम सब ठीक हो। मियू ने उसकी काली जैकेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसके छोटे हाथों ने कपड़े को पकड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद बड़े भाई। एलिस्टर मुस्कुराया, उसके आंसू आखिरकार छलक पड़े और उसने जवाब दिया, ये खुशी पूरी तरह से मेरी है। बहन। एरिका जमी हुई खड़ी थी, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि वह अभी जो कुछ भी देख रही थी उसे समझ रही थी। एलिस की आस्तीन खींचते हुए वह हकलाते हुए बोली, टीम लीडर, ये वास्तव में काम कर गया। क्या तुमने देखा? वह किसी देवी की तरह चमक रही थी। एलिस अभी भी एलिस्टर और मियू के दिल से गले मिलते हुए देख रही थी। अचानक जोर से मनोरंजक हंसी निकली। हाँ, लगता है कि ऐसा हुआ, उसने कहा, लगता है कि हम उससे पूछेंगे कि एक बार जब वह गले लग जाएगा तो सुपरपोशन का गुप्त घटक क्या था। उनके आश्चर्य के क्षण को पास के कीमियागरों की धीमी आवाज़ों ने बाधित किया, जिन्होंने दृश्य देखा था। तो मुझे ये सीधे बताएं, एक आवाज़ ने बड़बड़ाया। एलिस्टर ने किसी तरह अपनी बहन को किसी तरह के सुपरपोशन से बचाया, और वह एक अजीब जुगनू की तरह चमक रही थी। मैंने भी देखा जिस तरह से वह चमक रही थी। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। वह किस तरह का पोषण था? उसे ये सब कहाँ से मिला? बड़बड़ाहट तेज होती गई, दर्शकों के बीच उत्सुकता और अटकलें जंगल की आग की तरह फैल गईं। एलिस के तीखे कानों ने हर शब्द को पकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका हमेशा का शांत व्यवहार कहीं ज्यादा डराने वाला हो गया। वह अचानक पलटी, उसकी तीखी निगाह ने तुरंत ही बातचीत को शांत कर दिया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वापस काम पर लग जाओ। वह चिल्लाई, उसकी आवाज़ प्रयोगशाला में गूंज रही थी। उसके स्वर की तीव्रता ने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कीमियागरों ने माफ़ी मांगते हुए भागते हुए अपने स्टेशनों पर वापस जाने की कोशिश की। सॉरी टीम लीडर, वे बुदबुदाए, जल्दबाजी में लगभग गिरते हुए। फिर कभी ऐसा नहीं होगा, एक और ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से अपने काम पर लग गया। एलिस ने उन्हें तितर बितर होते देखा, उसका कठोर भाव उसके चेहरे से तब तक नहीं हटा जब तक कि प्रयोगशाला सामान्य स्थिति में नहीं आ गई। संतुष्ट होकर उसने अपनी बाहें पार की और एरिका की ओर मुड़ी, उसके होठों के कोने तक एक हल्की मुस्कान फैल गई। कुछ लोग खुद की मदद नहीं कर सकते, है न? एरिका ने अपनी बाहें पार की, उसकी निगाहें कीमियागर की ओर चली गईं, जब वे अपने टीम लीडर के चिल्लाने के बाद चले गए। आप वास्तव में उन्हें टीम लीडर को दोष नहीं दे सकते, उसने सोच समझकर कहा। जिज्ञासा हर महान कीमियागर का गुण है। क्या इसी तरह हम असंभव की खोज नहीं करते? एलिस एरिका की ओर मुड़ी, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हारी बात सही है, जिज्ञासा के बिना हम में से कोई भी यहाँ नहीं होता। उसका स्वर नर्म हो गया और एक पल के लिए उसकी पिछली फटकार की तीखी धार फीकी पड़ गई। लेकिन इसके लिए एक समय और जगह होती है और प्रयोगशाला के बीच में गपशप करना उनमें से एक नहीं है। एरिका ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अपने होठों पर हल्की मुस्कान को रोक नहीं पाए। एलिस्टर और मियू के साथ वापस। मियू ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली कर दी और पीछे हट गई, हालांकि उसकी आंखों में गर्मजोशी बनी रही। मुस्कुराने से पहले उसकी नज़र एक पल के लिए अपने भाई के चेहरे पर टिकी रही। ओह, आज की तारीख क्या है? एलिस्टर ने पलकें झपकाईं, इस बेतरतीब सवाल से चौंक गया। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक काले रंग का धातु का क्यूब निकाला। अपने अंगूठे के एक त्वरित टैप से वस्तु उसके फ़ोन में बदल गई, फिर स्क्रीन चमक उठी और चमकती हुई अंकों में तारीख प्रदर्शित हुई। लगता है आज 24 जुलाई है, उसने जवाब दिया। मियू की आंखें चमक उठीं। ओह, क्या संयोग है, उसने कहा। एलिस्टर ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। ऐसा कैसे?
मियू की मुस्कान चंचल हो गई क्योंकि उसने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को जकड़ लिया। आज हमारा जन्मदिन है दोह। मुझे मत बताओ कि तुम मेरे बिना इतने निराश हो गए हो कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चला। एलिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ। तुम सही हो, आज मेरा जन्मदिन है। मियू की शरारती मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर मजाक किया। 20वें जन्मदिन की शुभकामनाएं बड़े भाई। तुम तेजी से बूढ़े हो रहे हो। इससे पहले कि तुम जान पाओ तुम्हारी दाढ़ी पूरी तरह से बढ़ जाएगी। एलिस्टर ने आंखें घुमाईं, आह भरी। तुम्हें एहसास है कि तुम भी आज 20 साल के हो गए हो, है न? आखिरकार हम जुड़वा हैं। मियू के चेहरे पर निराशा की भावना उभर आई जब उसने अपने हाथ कमर पर रखे। मजाक को बिगाड़ने का तरीका, बड़े भाई। तुम कम से कम साथ तो खेल सकते थे। एलिस्टर ने हंसते हुए उसके बालों को धीरे से सहलाया। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो मियू। मियू ने उसका हाथ झटक दिया लेकिन अपने होठों पर मुस्कान नहीं छिपा पाए। और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी ऐसा न करूं। किसी को तुम्हें चौकन्ना रखना होगा। मियू की नज़र प्रयोगशाला में घूमी और फिर सिंडर पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं, एलिस्टर के बगल में सुरक्षापूर्वक खड़ी महिला को देखने के लिए। मियू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई क्योंकि वह एलिस्टर के थोड़ा करीब झुक गई। तो तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तुम बहुत तेजी से काम करते हो भाई। अध्याय 315 बहन जैसी शरारत। सिंडर के गाल गहरे लाल हो गए। वह सख्त हो गई, उसका आसन कठोर हो गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं और लॉर्ड एलिस्टर ऐसे नहीं हैं। मियू की मुस्कुराहट और बढ़ गई। सिंडर के शब्दों के चयन पर उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उसके होंठ खुल गए और उसने लगभग खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, लॉर्ड। उसकी नज़र एलिस्टर पर गई, उसकी भौहें सदमे में सिकुड़ गईं। क्या अब तुम इसी तरह की चीज़ों में लगे हो भाई? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में मनोरंजन टपक रहा था। क्या तुम्हारी लड़की तुम्हें लॉर्ड कह रही है? एलिस्टर ने कराहते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। मियू, ऐसा नहीं है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट आ गई। सिंडर बस औपचारिक है, वह ऐसे ही बात करती है। सिंडर अभी भी घबराई हुई थी, उसने अपना आसन और सीधा किया। ये सम्मान की उपाधि है, उसने जल्दी से कहा, उसका स्वर रक्षात्मक था लेकिन फिर भी शर्मिंदगी से भरा हुआ था। मियू ने अपनी आंखें चंचलता से सिकोड़ लीं, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। सम्मान, है न? इसे कहने का एक तरीका है, लेकिन आपको स्वीकार करना होगा, बड़े भाई, ये थोड़ा संदिग्ध लगता है। एलिस्टर ने अपनी नाक के पुल को चुटकी बजाते हुए आह भरी। मियू, क्या हम अभी ऐसा नहीं कर सकते? तुम अभी जागे हो, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, बाहर नहीं जाओगे, कुछ खाना नहीं खाओगे? मियू ने अपने जबड़े के नीचे हाथ रखा, उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी क्योंकि वह जोर से सोच रही थी। मुझे नहीं पता, बड़े भाई। क्या आपको यकीन है कि मुझे चाची बनने की तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए? चूंकि अब तुम एक बड़े समूह का हिस्सा हो, तो इसका मतलब है कि तुम और तुम्हारी लड़की हमेशा व्यस्त रहेंगे। इसलिए मुझे बच्चे को संभालना होगा, खाना बनाना होगा, साफ सफाई करनी होगी और ये सब करना होगा। अरे, मैं अभी अभी जागी हूँ और पहले से ही मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी लेकिन उसकी मुस्कान शरारती थी, जो स्पष्ट रूप से एलिस्टर को चिढ़ाने की उसकी क्षमता का आनंद ले रही थी। एलिस्टर के चेहरे पर भाव गहरे हो गए, उसकी नज़रें उसे घूरते हुए तीव्र हो गईं। मियू, इसे बंद करो, अभी। मियू ने घबराहट में हंसते हुए आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, बड़े भाई। मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम सच में अपने इकलौते भाई पर गुस्सा करने जा रहे हो जो अभी अभी जागा है? उनके जन्मदिन पर, और कुछ नहीं। एलिस्टर ने गहरी सांस ली, उसके कंधों में तनाव कम हो गया। मियू, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम असंभव हो, तुम्हें पता है। वह बस मुस्कुराई, थोड़ा आगे झुकी। और फिर भी तुमने मुझे याद किया। उसने अपनी आंखें घुमाईं लेकिन अपने चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को रोक नहीं सका। हाँ, मैंने किया, और अब मुझे पहले से ही इसका पछतावा हो रहा है। मियू हंसी, फिर बोली, मान लो, तुम जीवन भर के लिए मेरे साथ फंस गए हो, बड़े भाई। सिंडर, जो चुपचाप यह आदान प्रदान देख रही थी, ने खुद ही एक हल्की सी हंसी निकाली। एलिस्टर ने आह भरी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए मियू की ओर देखा। ठीक है, चलो, हमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाने हैं, उसने कहा, उसका स्वर अब हल्का हो गया था। मियू का चेहरा उत्साह से चमक उठा, खरीदारी? ये रोमांचक लगता है, उसने अपने हाथों को आपस में ताली बजाते हुए कहा। वह जल्दी से एलिस्टर के करीब आ गई, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। आगे बढ़ो, बड़े भाई। एलिस्टर ने उसके मूड में अचानक आए बदलाव पर अपना सिर हिलाते हुए धीरे से हंसी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जो अभी अभी उठा हो। उसने उसे चिढ़ाते हुए हाथ से इशारा किया कि वह उसके पीछे आए और वह बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। मियू ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली।
अरे, हर दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बाहर जाऊं। इस पल को बर्बाद मत करो। सिंडर ने करीब से पीछा किया, वह उनके पीछे एक कदम चल रही थी। उसकी नज़र कभी कभी मियू की ओर जाती थी, उसके व्यवहार में चमक को देखते हुए। बोलने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। क्या मुझे मेरे स्वामी के पीछे रहना चाहिए? आपकी बहन अभी अभी जागी है, मुझे यकीन है कि आप उसके साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे। एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंडर। आपके आसपास रहना बेहतर है। आप किसी भी चीज़ के रास्ते में नहीं आएंगे। जब उसने सिंडर की ओर देखा तो मियू की मुस्कुराहट शरारती हो गई। बेशक, आखिरकार हर शॉपिंग ट्रिप के लिए गर्लफ्रेंड की मंजूरी की ज़रूरत होती है ना? सिंडर के गाल तुरंत लाल हो गए और उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया, जल्दी से जवाब दिया, मैं लगभग अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मिस मियू। और कुछ नहीं। मियू ने अपनी कोहनी से एलिस्टर को धक्का देते हुए हल्की हंसी निकाली। जब वह घबराई हुई होती है तो वह प्यारी लगती है ना? तुमने एक अच्छा चुना, बड़े भाई। एलिस्टर ने कराहते हुए अपनी नाक के पुल को चुटकी बजाई। मियू, कृपया। मियू ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। ठीक है, ठीक है। मैं इसे छोड़ दूंगी, अभी के लिए, लेकिन यह मत सोचो कि मैं इसे जाने दूंगी। मेरे पास कुछ सवाल हैं। वह एक पल के लिए रुकी, उसके बगल में चली गई। फिर मियू ने एक आखिरी वार किया। बस इतना कह रही हूँ, भाई, अगर यह पूरी लॉर्ड वाली बात उसे अपने साथ फ्लर्ट करने का तुम्हारा तरीका है तो तुम्हें अपने खेल पर काम करना चाहिए। एलिस्टर ने फिर से कराहते हुए अपना सिर अपने हाथों में दबा लिया। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? डॉट डॉट डॉट। जब वे चले गए तो एरिका ने अपने टीम लीडर से नज़रें मिलाई और बुदबुदाया, क्या उसे एहसास नहीं है कि आधी रात हो चुकी है? एलिस मुस्कुराए और बुदबुदाया, बस उन्हें रहने दो, मुझे यकीन है कि जैसे ही वे बाहर निकलेंगे उन्हें पता चल जाएगा और वे अपने कमरे में वापस चले जाएंगे। इसके बारे में तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉट डॉट डॉट। जब वे लैब से बाहर निकले और दालान में आए तो एलिस्टर खुद को रोक नहीं पाया और मियू पर नज़र डाली, जो एक उत्साहित लापरवाह मुस्कान के साथ उसके बगल में चल रही थी। उसके विचार पीछे हट गए। हालांकि वह बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन दोबारा जांच करने में कोई बुराई नहीं है। उसकी मूर्ति की खिड़की खोलो। अचानक एक पीली सिस्टम विंडो दिखाई दी। खिलाड़ी मियू हेजनवर्थ, स्तर 25, क्लास ओवरलॉर्ड, जागृत प्रतिभा, रिवाइंड एस क्लास। आंकड़े, HP 9500 बटा 9500 100%। MP 8000 बटा 8000 100%। ताकत 9800। चपलता 9500। बुद्धिमत्ता 9300। धीरज 9400। निपुणता 9200। मन 7500। भाग्य 5। कुल युद्ध शक्ति 47200। सी रैंक। मन पुनर्जनन 25 MP मिनट। शीर्षक, अधिपति की रानी, समय की वारिस, रिवाइंड प्रतिभा के माध्यम से प्राप्त। कौशल, अधिपति रानी गीत, स्तर 5A रैंक। सहयोगियों को आदेश देने और दुश्मनों में भय पैदा करने के लिए उन्नत नेतृत्व और आभा प्रदान करता है। 10 मीटर के दायरे में सभी आंकड़ों को निष्क्रिय बढ़ावा। रिवाइंड एस क्लास, जागृत समय को छोटे छोटे अंतरालों में रिवाइंड करने की शक्ति, 10 सेकंड तक, प्रतिदिन 3 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिपति की कमान, स्तर 3B रैंक, अधिपति को 50 मीटर के दायरे में किसी भी वफादार व्यक्ति या सेवक को सरल आदेशों का तुरंत पालन करने का आदेश देने की अनुमति देता है। अनिवार्य रूप से उन्हें कठपुतलियों की तरह नियंत्रित करता है, जिससे उन्हें अपनी सीमाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने और लक्ष्य हासिल करने की अनुमति मिलती है। इसका इस्तेमाल खुद पर भी किया जा सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल करेंगे। ये सब पढ़कर एलिस्टर चौंक गया। उसने अपनी प्रतिभा को जागृत किया, यहाँ तक कि नए कौशल और उसके आंकड़े भी काफ़ी बढ़ गए। एलिस्टर मुस्कुराया, लगता है मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अध्याय 316, अतीत से एक पल। तब से कुछ दिन बीत चुके थे। बादलों से घिरे विशाल स्थान में, जहां अंतहीन शून्य हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था, एलिस्टर की आंखें फड़फड़ाकर खुलीं। उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसने अपने आसपास की धुंधली रोशनी के साथ तालमेल बिठाने के लिए कई बार पलकें झपकाईं। जैसे जैसे उसकी इंद्रियां धीरे धीरे ध्यान में आईं, उसने अपने सामने एक आकृति खड़ी देखी। एक महिला। उसके लंबे चांदी के बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे, जो धुंधले बादलों से घिरे परिवेश के बावजूद हल्के से चमक रहे थे। उसने अपनी बाहों में 2 शिशुओं को पकड़ रखा था। उनमें से एक एलिस्टर था, दूसरा उसकी बहन मियू का शिशु रूप था। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, उनकी चीखों की आवाज़ सन्नाटे को भर रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं रो रहा हूँ? एलिस्टर ने सोचा। वह पहले ही बता नहीं सकता था कि वह जो याद कर रहा था वह एक स्मृति थी, क्योंकि वह अपना शरीर नहीं हिला सकता था और उसके कार्य उसकी इच्छा से नहीं थे।
विशेष रूप से जोर जोर से रोना। लेकिन उस महिला में कुछ अजीब था। एलिस्टर की नज़र जितनी दूर जाती, दृश्य उतना ही विचलित करने वाला होता जाता। उसके चेहरे पर काली दरारें थीं, उसकी विशेषताएं इतनी धुंधली थीं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल था, मानो उसकी शिशु आंखें वास्तव में पूरी जानकारी नहीं दे पा रही थीं। फिर भी उसे एक बात का यकीन था, उसके चांदी के बाल एक चमकदार चमक के साथ चमक रहे थे, और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां से एक चमकदार पीली रोशनी निकल रही थी। चमक की गर्मी के बावजूद इसके बारे में कुछ दूर और अप्राप्य लग रहा था। उसने उसके पीछे 2 विशाल सफ़ेद ड्रैगन पंख भी देखे जो सुंदर ढंग से फैले हुए थे। उसकी गर्दन के चारों ओर छोटे, नाजुक सफ़ेद तराजू उसके हिलने पर उसकी आभा की कोमल चमक को पकड़ रहे थे। वह एक गुफा जैसी जगह में घुस गई, एक मंद, खोखली जगह, और दोनों शिशुओं को धीरे से एक छोटे से कोने में रख दिया। माफ़ करना, मेरे प्यारे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ दुख से भरी हुई थी। लेकिन माँ को अब जाना है। एलिस्टर उसके शब्दों का वज़न महसूस कर सकता था, भले ही वह उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। यह मेरी माँ है, एलिस्टर ने सोचा। ये वास्तव में वह है। वह फोटो में और भी समान दिखती है, और साथ ही वह भी है। एलिस्टर की नज़र ओवरलॉर्ड की विरासत पर पड़ी, जो उसके गले में एक चेन के साथ एक हार की तरह लटकी हुई थी, लेकिन उसके बगल में उसने उसकी गर्दन पर एक अजीब काली टूटी खोपड़ी का निशान देखा। ये बहुत मजबूत था, गहरे रंग में धड़क रहा था। उसने देखा कि म्यू जोर जोर से रो रही थी, उसके छोटे छोटे हाथ हताश होकर उस महिला की उंगली को पकड़ रहे थे, मानो उससे विनती कर रहे हों कि वह उसे छोड़कर न जाए। महिला की नज़र नर्म पड़ गई। म्यू, प्यारी, मम्मी को खेद है, रोना मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ शांत थी, हालांकि वह एक ऐसे दुख से भरी हुई थी जिसे एलिस्टर अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस कर सकता था। लेकिन अगर मम्मी रुकी तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। एलिस्टर की नज़र उस पर टिकी हुई थी जब उसने अपनी एक उंगली उठाई। ये पीले रंग की चमक रही थी, और जैसे ही यह म्यू के छोटे माथे को छूती थी, बच्चे की चीखें फीकी पड़ जाती थीं। एक पल में म्यू एक शांतिपूर्ण नींद में चली गई, उसका छोटा शरीर गुफा के कोने में आराम कर रहा था। वहाँ महिला फुसफुसाते हुए अपने बच्चों के ऊपर झुकी। उसने फिर एलिस्टर को देखा, उसकी मुस्कान कोमल लेकिन उदास थी। वहाँ मेरा मजबूत योद्धा है, उसने कहा, उसका स्वर स्नेह से भरा हुआ था। तुम्हें डर भी नहीं लगता है न? एलिस्टर के छोटे हाथ उसकी ओर बढ़े, उसकी छोटी उंगलियां उसकी उंगलियों को पकड़ने के लिए फैली हुई ठीं। पूरी तरह से समझ न पाने के बावजूद वह सहज रूप से उसे पकड़ना चाहता था, उसे जाने नहीं देना चाहता था। महिला ने धीरे से ठहाका लगाया, उसकी गर्माहट उस तक इस तरह पहुंची जिसे वह समझा नहीं सका। लगता है कि मेरा छोटा योद्धा एक हाथ पकड़ना चाहता है, उसने एक कोमल हंसी के साथ कहा। ठीक है, तुम जानते हो क्या? एक कोमल हरकत के साथ उसने उसका हाथ अपने हाथ से दूर खींच लिया और उसे म्यू के छोटे हाथ में रख दिया। तुम छोटी म्यू को पकड़ सकते हो, उसने कहा। अगर कोई उसे नहीं पकड़ता है तो वह रो सकती है, ठीक है? एलिस्टर एक बच्चे के रूप में भी जिम्मेदारी के वजन को महसूस कर सकता था, बड़े भाई होने के साथ आने वाला मौन वादा। वह रोया नहीं, लेकिन उसने किसी तरह महिला के शब्दों को समझ लिया। उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना था। महिला की मुस्कान नर्म हो गई और उसने आखिरी बार फुसफुसाया, अब उसका ख्याल रखना, तुम बड़े भाई हो, इसलिए तुम अपनी छोटी बहन को रोने नहीं दे सकते। इसके साथ वह फीकी पड़ने लगी, उसका रूप हर पल और अधिक अलौकिक होता जा रहा था। माँ अब चली जाएंगी, मेरे छोटे खजाने, उसने कहा, उसकी आवाज़ अब एक नर्म प्रतिध्वनि से थोड़ी अधिक थी। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी। जैसे ही उसकी उपस्थिति बादलों के बीच विलीन हुई, एलिस्टर ने जो आखिरी चीज़ देखी वह उसकी पीली चमक थी, अंतहीन अंधेरे में एक फीकी रोशनी। गुफा में एक बार फिर शांति छा गई और केवल 2 बच्चों की मधुर, लयबद्ध सांसें ही शेष रह गईं। उनके बीच का संबंध, उस पल में बना बंधन, अटूट बना रहा। उसकी प्रशंसा देखकर एलिस्टर खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे रोने लगा, उसकी इस नन्ही सी आंखों में आंसू भर आए। किसी कारण से वह इस बात का प्रतीक था कि उस पल में वह एक बच्चे के रूप में क्या सोचता और महसूस करता था, और ईमानदारी से वह भी उसी तरह सोचता और महसूस करता था। माँ, कृपया मत जाओ, ... तुम्हें पता है, रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एक बड़े आदमी पर जिसे हर कोई ड्रैगन लॉर्ड के रूप में पुकार रहा है, भाई। एलिस्टर की आंखें अचानक खुल गईं और एक पल के लिए वह भ्रमित महसूस करने लगा। गुफा, महिला और उसके बचपन की अजीब, भयावह यादें उतनी ही जल्दी फीकी पड़ गईं जितनी जल्दी वे आई थीं। वह अब उस अजीब जगह में नहीं था। इसके बजाय वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने रहने के क्वार्टर में। उसे अपनी छाती में बेचैनी, एक अपरिचित सनसनी महसूस हुई। उसका हाथ सहज रूप से उसके चेहरे पर चला गया, अपनी आंखों को रगड़ते हुए, जैसे कि वह किसी बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका मन अभी भी उस महिला और उसके शिशु स्व के साथ अजीब पल पर टिका हुआ था।
उसने तेजी से पलकें झपकाईं, कोहरे को दूर करने की कोशिश करते हुए। एलिस्टर की नज़र दरवाजे पर पड़ी, उसकी सांसें उसके सीने में अटक रही थीं। वहां खड़ी, अपनी बाहों को क्रॉस करके फ्रेम के सहारे आराम से झुकी हुई, कोई और नहीं बल्कि मियू थी, उसकी बहन। उसने काले रंग का क्रॉप टॉप और जीन शॉर्ट्स पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। फिर उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, आज मेरा तुम्हारे और तुम्हारी टीम के साथ प्रशिक्षण का पहला दिन है, क्या तुम्हें जल्दी नहीं उठना चाहिए? मेरे लिए एक उदाहरण पेश करो। बड़े भाई। अध्याय 317, धैर्य, मुस्कुराहट और पुनर्मेलन। सूर्य व्हाइट कॉमेट गिल्ड के विशाल प्रशिक्षण मैदान पर ऊंचा लटका हुआ था, जिससे विभिन्न प्रशिक्षण स्टेशनों पर लंबी छाया पड़ रही थी। क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, मुकाबले के लिए एक बड़ा खुला मैदान, चपलता और धीरज अभ्यास के लिए बाधा कोर्स की एक श्रृंखला, और तीरंदाजी और दूरी से युद्ध अभ्यास के लिए लकड़ी के लक्ष्य स्थापित किए गए थे। प्रशिक्षण मैदान के साथ साथ एक बड़ा मंडप खड़ा था, जहां गिल्ड के सदस्य आराम कर सकते थे, निरीक्षण कर सकते थे या अपने अगले अभ्यास की तैयारी कर सकते थे। एलिस्टर मैदान के बीच में खड़ा था और उसके बगल में मियू और सिंडर थे। हवा ने एलिस्टर के बालों को झकझोर दिया जब उसने अपनी टीम की ओर एक त्वरित नज़र डाली, जो उनके सामने खड़ी थी। जो भी चुनौती उसके सामने थी, उसके लिए तैयार थी। एलिस्टर के सामने उसके भरोसेमंद साथी थे। एंजो अपने शांत और संयमित भाव के साथ, अपनी टेलीकिनेसिस के साथ हवा में अपनी बड़ी तलवार घुमा रहा था। एक्सल अपनी एड़ी पर उछल रहा था, थोड़ा उत्साहित दिख रहा था। ब्लिट्ज की आंखों में शरारती चमक थी, वह पहले से ही स्थिति का अंदाजा लगा रही थी। बीट्राइस अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, आज उसकी हमेशा की तरह उत्साहवर्धक मुस्कान मुश्किल से दिखाई दे रही थी। इसके बजाय उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी और लीला, जो अपनी तलवार को घबराहट से पकड़े हुए थी, मानो उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एलिस्टर ने अपना गला साफ किया, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक है, सब लोग, मैं आज टीम में किसी को शामिल करना चाहता हूँ। उसने अपना हाथ उस तरफ हिलाया जहां मियू खड़ी थी, एक सफ़ेद और नीले रंग की गिल्ड वर्दी में व्यावहारिक रूप से आत्मविश्वास बिखेर रही थी। यह मेरी बहन मियू है, एलिस्टर ने कहा, उसकी आवाज़ में गर्व का भाव था। वह अब से हमारे साथ आएगी। टीम के समाचार सुनने के दौरान थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। एंजो ने एक भान उठाए, उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। एक्सल की मुस्कान चौड़ी हो गई, मानो उसके सामने कोई नई चुनौती पेश की गई हो। ब्लिट्स अपने पैरों पर हल्के से उछली, चीज़ों को दिलचस्प बनाने के किसी भी अवसर के लिए उत्सुक। बीट्राइस ने विनम्रता से सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। हालांकि लीला सबसे पहले बोलने वाली थी। रुको, तुम्हारी कोई बहन है? लीला की आवाज़ में आश्चर्य भरा हुआ था और उसने एलिस्टर से मियू की ओर देखा। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। क्या वह तुम्हारी तरह राक्षसी है? एलिस्टर ने सवाल पर धीरे से हंसते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। ठीक है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसकी नज़र मियू पर गई, जो अपनी बाहें मोड़े खड़ी थी। उसका भाव शांत था, लेकिन उसमें शरारत का भाव था। मियू ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया जैसे ही वह बोल रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कितना ताकतवर है। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने आप में एक राक्षस हूँ। टीम में एक सामूहिक बड़बड़ाहट हुई। एक्सल ने अपनी बाहें मोड़ते हुए हंसी। एक साहसिक दावा, देखते हैं कि वह इसका समर्थन कर पाती है या नहीं। ब्लिट्स ने एक छोटी सी हंसी निकाली, जो स्पष्ट रूप से मनोरंजक थी। एलिस्टर ने अपना हाथ उठाया, जिससे बातचीत बंद हो गई। ठीक है, बहुत हो गई बात, उसने मुस्कुराते हुए कहा, टीम की ओर मुड़ते हुए। हम आज इसे सरल रखने जा रहे हैं। हम सभी के वर्तमान स्तर को मापने के लिए कुछ बुनियादी अभ्यास करेंगे। मियू, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें टीम के साथ कुछ अभ्यास करवाऊंगा। एंजो ने अपने चेहरे पर उभरी हुई मुस्कान को सिर हिलाया, आगे बढ़ा, उसकी तलवार उसके पीछे मंडरा रही थी। मैं तुम्हें एक क्षण में देखने के लिए उत्सुक हूँ, मियू। चूंकि मेरा प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत है, इसलिए मेरा एक हिस्सा ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ये परिवार में चलता है। मियू ने प्रशिक्षण मैदान पर कदम रखते हुए एक छोटा, आत्मविश्वास भरा सिर हिलाया और एक शांत मुद्रा अपनाई। वह ध्यान से बेपरवाह लग रही थी, पहले से ही माहौल के अनुकूल हो रही थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, एलिस्टर ने कहा। उसकी आवाज़ तीखी और आज्ञाकारी थी, क्योंकि वह निर्देश देना शुरू कर रहा था। ब्लिट्स, एक्सल, तुम दोनों मियू के खिलाफ एक साथ काम करोगे। एंजो, तुम बीट्राइस और लीला के खिलाफ जाओगे। देखते हैं कि हर कोई कैसा प्रदर्शन करता है। पीछे मत हटो, लेकिन इसे निष्पक्ष रखो। एंजो अचानक आगे बढ़ा, उसकी बड़ी तलवार उसके ठीक पीछे मंडरा रही थी और उसने एक भान उठाए, सीधे एलिस्टर की ओर देखा। रुको, उद्धरण चिन्ह ... यह उचित नहीं है। एलिस्टर रुक गया, अपना सिर एंजो की ओर घुमाया। अप्रत्याशित व्यवधान पर उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। एंजो के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, हालांकि उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी।
मैंने अभी अभी कहा था कि मैं नए सदस्य के साथ रस्सियों का परीक्षण करना चाहता था और आपने मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आप मुझे सबसे आखिर में रख रहे हैं, है ना? उसने अपना सिर हिलाया, उसकी तलवार उसके बगल में मडरा रही थी। अगर आप मुझसे पूछें तो ये टीम लीडर जैसा नहीं है। टीम के बाकी सदस्य चुपचाप खड़े रहे, नजरें मिलाते रहे। एक्सल ने मुस्कराते हुए अपना सिर झुकाया, मानो मजाक का मजा ले रहा हो। हालांकि ब्लिट्ज सबसे पहले बोलने वाली थी, उसकी शरारती चमक वापस आ गई। वाह एंजो, ऐसा लगता है कि तुम्हें चोट लगी है ना? मुझे यकीन है कि तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि एलिस्टर इस टिप्पणी से परेशान नहीं हुआ। एंजो की ओर देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं यहाँ टीम लीडर हूँ, एलिस्टर ने जवाब दिया। मैं कॉल करता हूँ, तुम्हें अपनी बारी मिलेगी, चिंता मत करो। हालांकि एंजो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बाहें क्रॉस की, नाटकीय ढंग से आह भरी, इस समय एलिस्टर की नेतृत्व शैली से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट। मैं कोई विशेष व्यवहार नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्वीकृति अच्छी होगी। तुम मुझे ऐसे ही पीछे नहीं फेंक सकते। एलिस्टर ने एंजो की चुनौती का आकलन करने के लिए एक पल लिया, फिर सिर हिलाया। मैं समझ गया, एलिस्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इसलिए जब तुम हीले के साथ काम कर लोगे तो तुम और मैं फिर से मैच खेलेंगे। रीमैच के उल्लेख पर एंजो की आंखें चमक उठी, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी पहले की झुंझलाहट पूरी तरह से गायब हो गई, उसकी जगह उत्सुकता की भावना आ गई। अब तुम मेरी भाषा बोल रहे हो, एंजो ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। और इस बार मैं तुम्हें जरूर कुचल दूंगा, एलिस्टर। एलिस्टर ने धीरे से हंसते हुए कहा, थोड़ा पीछे हट गया। हम इस बारे में देखेंगे, एलिस्टर ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन पहले हम हीलर के साथ अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी किसी भी गंभीर रीमैच से पहले बुनियादी बातों को कैसे संभालते हैं। एंजो की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई और उसने एक त्वरित सिर हिलाया, जो स्पष्ट रूप से आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार था। ठीक है, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन यह मत सोचो कि इसके बाद तुम्हें कोई मुफ्त पास मिल गया है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अध्याय 318, टीम के साथ रस्सियों का परीक्षण। एक्सल और ब्लिट्ज हाथ में लकड़ी के खंजर लेकर स्पैरिंग एरिना में खड़े थे, उनकी नज़रें म्यू पर टिकी थीं, जो उनके सामने निहत्था था। एक्सल अपनी एड़ी पर हल्के से उछला, खुद को गर्म किया। दूसरी ओर ब्लिट्ज ने अधिक सहज रुख अपनाया, हालांकि उसकी आंखें शरारत से भरी हुई थीं, एक नज़र जो यह वादा करती थी कि वह म्यू जो भी लेकर आएगी उसके लिए तैयार है। ब्लिट्ज ने एक भान उठाए म्यू की ओर देखा, जो अपनी बाहें आराम से मोड़े खड़ी थी, स्थिति से बेपरवाह। तो ब्लिट्ज ने कहा, उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट उभरी, क्या बात है म्यू? तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? म्यू के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपना वजन बदला, एक सहज लेकिन आत्मविश्वासी मुद्रा में खड़ी हुई। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उसने जवाब दिया। मेरे पास बस अपने भाई के साथ कुछ प्रशिक्षण सत्र हैं। मैं वास्तव में अभी तक किसी भी हथियार का उपयोग करना नहीं जानती। इसलिए अभी के लिए मैं अपनी मुट्ठी का उपयोग करना पसंद करती हूँ। एक्सल की मुस्कान चौड़ी हो गई, स्पष्ट रूप से हथियार की कमी से खुश थी। उसने अपने हाथ में खंजर को आसानी से घुमाया। मुट्ठी, है न? खैर, ये दिलचस्प होना चाहिए। ब्लिट्ज ने हंसते हुए आगे बढ़ते हुए और अपना रुख समायोजित करते हुए अपने खंजर को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे अच्छी चुनौती पसंद है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम्हारे निहत्थे होने के कारण हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। मियू ने बस सिर हिलाया, उसके चारों ओर आत्मविश्वास भरा भाव था। उसने अपने सामने मुट्ठियां उठाईं, शुरू करने के लिए तैयार। एलिस्टर, एक जानकार मुस्कान के साथ किनारे से देख रहा था, बोला, इसे निष्पक्ष रखो, तुम दोनों। मियू के पास हथियार नहीं हो सकता है, लेकिन उसे कम मत आंको। एक्सल और ब्लिट्ज ने एक दूसरे को देखा, उनकी मुस्कुराहट और गहरी होती गई। ओह, हम इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते बॉस, एक्सल ने कहा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। अगर वह तुम्हारी बहन है, तो उसके पास निश्चित रूप से कुछ चालें होंगी, इसलिए हम घमंडी नहीं बनेंगे, ब्लिट्ज ने कहा। ठीक है, ब्लिट्ज ने कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, मियू। एक्सल और ब्लिट्ज का मन एक पल में उनके शरीर के चारों ओर फैल गया, एक जीवंत ऊर्जा उनके चारों ओर एक ढाल की तरह लिपटी हुई थी, क्योंकि उनकी रस प्रतिभा सक्रिय थी। एक्सल का हरा मन आग की तरह घूम गया जब उसने अपना खंजर उठाया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ब्लिट्ज का गुलाबी मन, हल्का लेकिन कम तीव्र नहीं, उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अपने आप को संभालो, एक्सल ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। उसकी ऊर्जा बढ़ गई और वह आगे बढ़ा, खंजर चमकते हुए उसने मियू की तरफ वार किया। मियू का सुनहरा मन अचानक तीव्रता के साथ जीवन में आया, उसके शरीर से एक शानदार सुनहरा आभा निकल रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह एक नीची मुद्रा में गिर गई, उसकी मुट्ठियां एकदम सही तरीके से उठी हुई थीं। मैं करूंगी, मियू ने दृढ़ता से कहा, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान।
और मुझे यकीन है कि मैं जीत का दावा करूंगी। उसकी सुनहरी आभा उसके चारों ओर एक तूफान की तरह फूट पड़ी, ऊर्जा की एक लहर जो शक्ति के साथ चटक रही थी। उसकी हरकतें सहज और सटीक थीं क्योंकि उसने तेजी से एक्सल के पहले वार को टाल दिया, उसकी गति का उपयोग करके उसे संतुलन से बाहर धकेलने के लिए उसके मध्य भाग पर एक अच्छी तरह से समयबद्ध झटका दिया। वार उसे एक कदम पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। ब्लिट्स बगल से आगे बढ़ी एक तेज गति से, और उसके खंजर ने मियू की पसलियों पर निशाना साधा। एक झटके के साथ मियू ने अपनी बांह घुमाई, उसका हाथ तेजी से ऊपर आया और उसने अपनी मुट्ठी के पिछले हिस्से से ब्लिट्स के खंजर को रोक दिया। प्रभाव के बल ने एक शॉकवेव पैदा की जिसने उन दोनों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया। एक्सल जल्दी से संभल गया, उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। शानदार, उसने चिल्लाया, अपने खंजर को अपने हाथ में कुशलता से घुमाया। वह फिर से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसका शरीर जमीन पर नीचे था और वह सांप की तरह आगे की ओर खिसका। अपनी कलाई के एक झटके से उसने मियू की जांघ पर एक तेज वार किया। इस बीच ब्लिट्स ने पहले ही खुद को फिर से स्थापित कर लिया था, मियू के दूसरी तरफ घूम रही थी। वे एक साथ एकदम सामंजस्य में आगे बढ़े, एक सलचारा की तरह काम कर रहा था जबकि ब्लिट्स ने नॉकआउट करने का लक्ष्य रखा। मियू की आंखें उन दोनों पर एक इरादे से नजर रख रही थीं। उसने एक्सल के वार को आते देखा, लेकिन वह जानती थी कि वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। एक तरल गति में वह एक तरफ झुक गई और एक्सल के खंजर से इंच भर दूर चली गई। उसी समय वह घूमी और अपनी गति का उपयोग करते हुए ब्लिट्स के पास आ रहे हाथ पर वार किया, जिससे उसका खंजर हवा में उड़ गया। बिना किसी रुकावट के मियू का सुनहरा मन उसके शरीर के चारों ओर उछला, जिससे वह धुंधली हो गई और उसने एक्सल के खुले हिस्से को निशाना बनाते हुए मुक्कों की झड़ी लगा दी। एक्सल ने उसके एक वार को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अगले वार को नहीं रोक पाया। मुक्का उसकी पसलियों पर लगा, जिससे उसे तेज दर्द हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। तुम्हारे पास हिम्मत है, एक्सल ने दर्द के बावजूद हंसते हुए कहा, जब वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। ब्लिट्स ने अपना संतुलन वापस पा लिया, इस बार और तेजी से आगे बढ़ी। उसने बाईं ओर छलांग लगाई, फिर दाईं ओर भागी, मियू के भागने के रास्ते को रोकने की कोशिश की। एक्सल ने उसका अनुसरण किया, विपरीत दिशा से हमला किया। मियू लड़खड़ाई नहीं। जैसे ही ब्लिट्स ने अंतर को कम किया, मियू ने अपने सिर पर निशाना साधे एक वार के नीचे झुककर जमीन से किक मारी, एक शक्तिशाली छलांग के साथ खुद को ऊपर की ओर उछाला। वह हवा में मुड़ी, एक सुंदर चाप में एक्सल और ब्लिट्स दोनों के हमलों से बचती हुई। उसके पैर धीरे से जमीन पर उतरे और बिना किसी हिचकिचाहट के वह तेजी से मुक्कों के संयोजन में घूमी, उसकी मुट्ठियां गति के धुंधलेपन में दोनों पर हमला करती हुई। एक्सल ने उसके एक वार को बाल बाल रोका, लेकिन दूसरे ने उसके जबड़े को पकड़ लिया, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झटका। ब्लिट्स ने किनारे से कदम रखा, मियू के शक्तिशाली किक से बाल बाल बचते हुए, लेकिन हवा यह अभी भी उसके बालों को उलझा रहा था। वह मेरी सोच से ज्यादा तेज है, ब्लिट्स ने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पीछे की ओर छलांग लगाई और ज्यादा रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। एक्सल, उसके चेहरे पर एक जंगली मुस्कान थी, उसने अपने होंठ से खून पोंछा। सच है, लेकिन हम उसे हमें दिखाने नहीं दे सकते, हमें प्रभुत्व स्थापित करना होगा बहन। तुम्हारी बात सही है, ब्लिट्स ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने हमला किया। एक्सल ने मियू को कई तेज अप्रत्याशित हमलों से विचलित किया, जबकि ब्लिट्स एक छाया की तरह आगे बढ़ी, अंतराल को बंद करते हुए और एक उद्घाटन की तलाश में। उनकी हरकतें एक जैसी थीं, मानो उन्होंने सालों से एक साथ अभ्यास किया हो। हालांकि मियू कोई कमजोर नहीं थी। उसने अपनी गति और चपलता का इस्तेमाल उनके हमलों के बीच में घुसने के लिए किया, एक्सल के वार से बच निकली और अविश्वसनीय कौशल के साथ ब्लिट्स के वार को चकमा दिया। जब भी वे जुड़ते थे तो उसकी मुट्ठियां विनाशकारी बल के साथ उतरती थीं। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रहार उनकी सुरक्षा में खलबली मचा देता था, लेकिन न तो एक्सल और न ही ब्लिट्स की गति धीमी हुई। ब्लिट्स नीचे की ओर भागी, बाईं ओर एक बड़ा वार करने से पहले मियू के कंधे पर सटीक ऊपर की ओर वार किया। एक्सल ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से वार किए, जिससे मियू को अपना ध्यान दोनों के बीच बांटना पड़ा। मियू की सुनहरी आभा और भी तेज हो गई, उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज हो गईं। उसने एक्सल के वार को टाल दिया, उसके पैर जमीन पर हल्के से टिके हुए थे, जबकि उसका हाथ ब्लिट्स की कलाई को बीच में ही पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ब्लिट्स की तरफ एक तेज मोड़ और सोची समझी किक के साथ उसने उसे पीछे की ओर गिरा दिया, उसका खंजर जमीन पर गिर गया। ब्लिट्स, एक्सल ने पुकारा, लेकिन उसके पास चिंता करने का समय नहीं था। मियू पहले से ही उस पर थी। एक्सल ने रणनीति बदली, अपना रुख नीचे किया और मियू के धड़ पर एक घूमता हुआ वार किया। उसने तेजी से पीछे हटकर जवाब दिया, लकड़ी के ब्लेड से बाल बाल बचती हुई, उसकी सुनहरी आभा उसके चारों ओर गरजने की तरह चमक रही थी। इससे पहले कि एक्सल संभल पाता, मियू उसके करीब आ गई। उसकी मुट्ठी उसकी कलाई पर लगी, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। लकड़ी का खंजर उसके हाथ से फिसल गया और एक धीमी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा।
बुरा नहीं, एक्सल ने अपनी चुभती कलाई को हिलाते हुए कहा। ब्लिट्स ने अपने पैर जमाए और फिर से हमला किया। अब उसके हाथ खाली थे, लेकिन फिर भी वह तेज और सटीक थी। वह हवा में उछली, उसका पैर मियू की तरफ एक शक्तिशाली किक में झूल रहा था। मियू ने अपनी बाँह उठाए, अपनी बाँह से किक को रोका, हालांकि प्रभाव से वह कुछ इंच पीछे खिसक गई। गति का उपयोग करते हुए ब्लिट्स हवा में मुड़ी और मियू के कंधे पर मुक्का मारा, लेकिन मियू आसानी से उसके नीचे दब गई। जब वह उतरी तो ब्लिट्स का संतुलन कुछ पल के लिए बिगड़ गया। मियू नीचे घूमी, जिससे ब्लिट्स के पैर उसके नीचे से निकल गए। ब्लिट्स ने कराहते हुए जमीन पर प्रहार किया और मियू ने जल्दी से अपनी मुट्ठी को अपनी छाती पर दबाया। उसकी सुनहरी आभा भड़क उठी, मानो उसे नीचे रहने की चेतावनी दे रही हो। तुम बाहर हो, मियू ने दृढ़ता से कहा, पीछे हटते हुए और अपना ध्यान एक्सल की ओर मोड़ते हुए, जो पहले से ही उस पर फिर से हमला कर रहा था। निहत्थे होने के बावजूद एक्सल की मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। वह एक बवंडर की तरह आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां हरे रंग के माने से चमक रही थीं और उसने कई वार किए। मियू ने उसका सामना किया। उसने अपने अग्रभागों से उसके मुखों को रोका, हर वार के साथ सुनहरी और हरी आभा टकरा रही थी। उसकी आंखें कभी भी उसकी हरकतों पर नजर नहीं रखती थीं, गहन ध्यान के साथ उसकी हरकतों पर नजर रखती थीं। जैसे ही एक्सल ने अंतिम हताश अपरकट के लिए कदम बढ़ाया, मियू ने आखिरी सेकंड में साइड स्टेप किया। उसका हाथ बाहर निकला, उसकी शर्ट के पीछे से पकड़ लिया। एक मोड़ और एक अच्छी तरह से लगाए गए धक्का के साथ उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। एक्सल ने कराहते हुए प्रशंसा के भाव से उसकी ओर देखा। ठीक है, मैं मानता हूँ, तुम्हारे पास हुनर है। ब्लिट्स उठ बैठी, अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। हाँ, तुम जीत गई, मियू, इसमें कोई शक नहीं। मियू ने अपनी मुट्ठियां नीचे कर लीं, उसकी सुनहरी आभा फीकी पड़ गई क्योंकि उसने उनमें से प्रत्येक को एक हाथ दिया। युद्ध के लिए धन्यवाद, तुम दोनों ने अच्छा मुकाबला किया। एक्सल और ब्लिट्स ने एक दूसरे को देखा और फिर उसके हाथ थाम लिए और खुद को ऊपर खींच लिया। बॉस मजाक नहीं कर रहा था, एक्सल ने अपनी पसलियों को रगड़ते हुए कहा। तुम स्वाभाविक हो। ब्लिट्स हंसा, हालांकि वह थकावट के कारण हंसा था। लगता है अगर हम तुम्हारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें अपना खेल बढ़ाना होगा। लगता है कि हमें पहले एक लेज़र मॉन्स्टर का पीछा करना है। एक बार जब हम तुमसे आगे निकल जाते हैं तो हम बॉस से आगे निकल जाते हैं। एलिस्टर अभी भी किनारे से देख रहा था, गर्व से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को ताली बजाते हुए बोला। बहुत बढ़िया, मियू, तुमने अपनी ताकत और अपनी क्षमता साबित कर दी है। मियू ने भी मुस्कुराहट लौटाई, उसका आत्मविश्वास कुछ पल पहले की तरह चमक रहा था। हाँ बड़े भाई, तुम्हारी छोटी बहन एक बेहतरीन हीरा है। मेरी और तारीफ करो। एलिस्टर अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि पास खड़े अन्य लोगों की ओर मुड़ गया। एंजो, लीला, बीट्राइस, उसने पुकारा, अब अखाड़े में उतरने की तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, मियू ने अचानक एलिस्टर की ओर इशारा किया, उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। अरे, मुझे अनदेखा मत करो, ये बहुत असभ्य है, बड़े भाई। लीला थोड़ा खुश होकर भाई बहनों के बीच नज़र घुमाई। तुम्हारी बहन बहुत प्यारी है, उसने एलिस्टर से गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मियू का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह निराशा में अपने हाथ हिलाते हुए लीला की ओर मुड़ी। मैं प्यारी नहीं हूँ, और मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार मत करो। एलिस्टर और मैं एक ही उम्र के हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक्सल, ब्लिट्स, बीट्राइस, लीला और एंजो ने अपने सिर झुकाए, उनकी आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही थीं। रुको, तुम हो। मियू की सुनहरी आभा हल्की सी चमक उठी जब उसने अपनी बाहें क्रॉस की और अपने गाल फुलाए। हाँ, हम हैं। इस पर विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है? एंजो ने अपना सिर खुजलाया, स्पष्ट रूप से जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। बस, तुम वैसा व्यवहार नहीं करते, उसने झिझकते हुए कहा, जिससे उसे मियू की तीखी नज़र मिली। लीला ने अपनी हंसी दबा ली, जबकि बीट्राइस ने चंचल जिज्ञासा में एक भान उठाए। अच्छा, यह एक दिलचस्प घटनाक्रम है, बीट्राइस ने जोर से सोचा। मुझे लगता है कि आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, मियू ने झुंझलाहट में कहा, स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं से असंतुष्ट। जबकि एलिस्टर ने आखिरकार उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। बस मियू, समस्या पैदा करना बंद करो, उसने कहा। ब्लिट्स की शरारती मुस्कान वापस आ गई जब उसने एलिस्टर और मियू के बीच नज़र डाली। रुको, अगर मियू ने जो कहा वह सच है। उसने नाटकीय रूप से रुककर दोनों की ओर उंगली उठाई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दोनों जुड़वा हो? एक्सल का जबड़ा खुला रह गया जब उसने कथन को समझा। वाह, तुम सही हो। उसने एलिस्टर की ओर इशारा किया। एलिस्टर, तुम जुड़वा हो। तुमने पहले कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, अपने जबड़े के नीचे एक विचारशील हाथ रखा। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। एक्सल और ब्लिट्स ने उसे घूर कर देखा, उनके हाव भाव में आश्चर्य और अविश्वास का भाव था।
तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ पूरे अखाड़े में गूंज रही थी। एक्सल ने अपने हाथ हवा में उछाले। कोई कैसे नहीं समझ सकता कि वे जुड़वा हैं। यह भाई बहन के बारे में बुनियादी जानकारी जैसा है। ब्लिट्स ने अपनी बाहें क्रॉस करके मुस्कुराया। शायद यह एलिस्टर की गलती है। हमेशा गंभीर और चिंताग्रस्त रहने में इतना व्यस्त रहता है कि स्पष्ट बातों पर ध्यान नहीं देता। एलिस्टर की नज़र उन पर गई, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, हालांकि उसका स्वर संयमित था। शांत हो जाओ तुम दोनों, यह कोई ऐसी खोज नहीं है जो दुनिया को बदल देगी। उसने अखाड़े के किनारे की ओर इशारा किया। अब अगर तुम अपनी टिप्पणी समाप्त कर चुके हो तो मुझे लगता है कि तुम बीच में आ गए हो। अखाड़े से बाहर निकल जाओ ताकि एंजो, लीला और बीट्राइस अपनी बारी ले सकें। ब्लिट्स ने भौहें उठाईं, नाराज होने का नाटक करते हुए। हमें पहले ही बाहर निकाल रहे हो, बदतमीज बॉस। एक्सल ने नाटकीय ढंग से आह भरी, अपने सीने पर हाथ रखते हुए। ठीक है, हम उनके लिए रास्ता बना देंगे, लेकिन यह मत सोचो कि हम इस जुड़वा मामले पर चर्चा करना समाप्त कर चुके हैं। दोनों अखाड़े से बाहर चले गए, अभी भी आपस में बड़बड़ा रहे थे, जबकि एलिस्टर ने अपना ध्यान वापस दूसरों की ओर मोड़ा। एंजो, लीला, बीट्राइस, उसने उन्हें आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम उठ गए हो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। एंजो ने अपने सिर के ऊपर अपनी बाहें फैलाईं। जैसे ही वह अखाड़े में आगे बढ़ा, उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। जब उसने अपने कंधे के ऊपर से बीट्राइस और लीला को देखा तो उसकी लाल आंखें चमक उठीं। ठीक है देवियों, यहाँ आओ, चलो इसे खत्म करते हैं ताकि मैं असली लड़ाई की ओर बढ़ सकूं। बीट्राइस ने अपना सिर झुकाया, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। असली लड़ाई? क्या तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी चुनौती नहीं है, एंजो? बीट्राइस के ठीक पीछे खड़ी लीला ने दोनों के बीच में मनोरंजन के भाव से देखा। मुझे लगता है कि वह फिर से एलिस्टर से हारने के लिए बहुत उत्सुक है। एंजो ने लीला को एक नकली नज़र से देखा, एक हाथ अपने कूल्हे पर रखा। हार, इस बार नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं, इस बार मैं उसे हरा दूंगा। कोई रोक टोक नहीं। बीट्राइस ने हंसते हुए अखाड़े में कदम रखते ही अपना सिर हिलाया। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले एलिस्टर से हार चुका हो। आत्मविश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण है, एंजो ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। इसके अलावा मैं प्रशिक्षण ले रहा हूं, ये रीमैच शानदार होने वाला है। लीला ने उनके साथ जुड़ने से पहले एक पल और हिचकिचाया, उसके हाथ घबराहट में उसके सामने बंधे हुए थे। मुझे लगता है कि हमें तुम्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए, है न? बिल्कुल, एंजो ने अपने हाथों को आपस में ताली बजाते हुए कहा। चलो इसे जल्दी लेकिन मज़ेदार बनाते हैं। एक बार जब मैं तुम दोनों के साथ काम कर लूँगा तो एलिस्टर को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा। एलिस्टर अभी भी अखाड़े के किनारे पर हाथों को क्रॉस करके खड़ा था। उसने एंजो की घोषणा पर एक भान उठाए। बड़े शब्द एंजो, उसने समान रूप से कहा, लेकिन देखते हैं कि तुम वास्तव में उनका समर्थन कर सकते हो या नहीं। एलिस्टर की ओर इशारा करते हुए एंजो मुस्कुराया। ओह, मैं करूँगा, तुम बस इंतज़ार करो। फिर बीट्राइस और लीला की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देवियों, अब सबको ये दिखाने का समय आ गया है कि हम किस चीज़ से बने हैं। अचानक समूह के पीछे से एक आवाज़ आई। हो, यहाँ क्या है? मैं हाल ही में बहुत सारी अफवाहें सुन रहा हूँ, लेकिन गिल्ड मास्टर के रूप में मेरे हमेशा व्यस्त शेड्यूल के कारण मुझे उन्हें सुधारने का मौका नहीं मिला। लेकिन ओह बॉय, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, या कम से कम इतनी जल्दी नहीं। सभी ने अपना सिर घुमाया, उनकी निगाहें दूर से आ रही एक आकृति पर टिकी हुई थीं। गिल्डमास्टर यूतो उनकी ओर बढ़े, उनके चांदी के बाल सूरज की रोशनी को पकड़ रहे थे और पॉलिश किए हुए ब्लेड की तरह चमक रहे थे। उनका सफ़ेद कोट हवा में हल्के से लहरा रहा था, सुनहरी कढ़ाई उनके पद और अधिकार को दर्शाती थी। उनके आकर्षक युवा चेहरे पर उनकी धूर्त मुस्कान थी, उनकी चांदी की आंखें चमक रही थीं। एलिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं, उनका रुख सहज रूप से सख्त हो गया क्योंकि उन्होंने गिल्ड मास्टर को संबोधित किया। सुप्रभात गिल्ड मास्टर यूतो। यूतो की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने बेपरवाही से हाथ हिलाया। आह, अगर यह टीम लीडर एलिस्टर नहीं है, आप मुझे कैसे नहीं बता सकते कि आपकी बहन पहले से ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई है? मैं व्यक्तिगत रूप से, एक सेकंड रुकिए, आप गिल्डमास्टर हैं, क्या आप इसके लिए थोड़े छोटे नहीं हैं? मियू ने अपना सिर झुकाया, उसकी सुनहरी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। जैसे ही यूतो ने उस पर अपनी नज़रें डालीं, वे थोड़ी चौड़ी हो गईं। अध्याय 320 अदृश्य तार। मियू से नज़रें मिलाते ही यूतो का हमेशा से आत्मविश्वास भरा व्यवहार एक पल के लिए डगमगा गया। आश्चर्य की झलक थी, लगभग एक चकित अभिव्यक्ति, जैसे कि उसे देखकर वह पूरी तरह से अचंभित हो गया था। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सोच की दिशा खो बैठा है। गिल्डमास्टर, एलिस्टर के तीखे स्वर ने यूतो को वास्तविकता में वापस ला दिया।
यूतो ने तेजी से पलकें झपकाईं, उसकी धूर्त मुस्कान एक पल में लौट आई, हालांकि यह थोड़ी बेचैनी के साथ थी। आह हाँ, मेरी माफ़ी, उसने कहा, अपने चांदी के बालों के माध्यम से एक हाथ को ब्रश करना जैसे कि अपना संयम वापस पाने के लिए। तुम कह रहे थे। मैं कह रहा था, एलिस्टर ने कहा, उसकी बाहें पार की, कि आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, गिल्डमास्टर। हालांकि मैं आपकी अचानक यात्रा से हैरान हूँ। यूतो ने एलिस्टर की सूक्ष्म चुनौती को टालते हुए हंसी उड़ाई। ओह, मैं संभवतः दूर नहीं रह सकता था, तब नहीं जब आपकी बहन के ठीक होने की बात मेरे कानों तक पहुंच गई है। जो मुझे मेरे अगले प्रश्न पर ले आता है। उसकी चांदी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, हालांकि उसका स्वर हल्का था। आखिर आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, एलिस्टर? एलिस्टर ने आह भरी। उसने अपने सिर के पीछे खरोंच लगाई, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मुझे खेद है, गिल्डमास्टर। मैं बहुत राहत और खुश था कि मियू फिर से उठकर चलने लगी, मैंने इसे अनदेखा कर दिया होगा। इतना खुश कि भूल गया, हम। यूतो ने चिढ़ाने वाली लय के साथ उत्तर दिया, हालांकि उसकी आवाज़ में कोई वास्तविक गुस्सा नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर दूंगा। आखिरकार, हर दिन किसी को इतनी खुशी नहीं मिलती। मियू आगे बढ़ी, उसकी सुनहरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। एक पल रुको, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा। आप गिल्डमास्टर हैं, आप इतने बूढ़े नहीं लगते। क्या आपको नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता, प्राचीन या कुछ और? युतो के होंठ एक चंचल मुस्कान में मुड़े हुए थे क्योंकि वह थोड़ा उसके करीब झुका हुआ था। प्राचीन? ओह, ये कठोर है, उसने कहा, अपने सीने पर नाटकीय ढंग से हाथ रखते हुए जैसे कि घायल हो। लेकिन अगर तुम्हें जानना ही है तो मैं बूढ़ा हूँ। असल में, वह झुक गया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। मैं अमर हूँ। मियू ने पलकें झपकाईं, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। अमर, तुम्हारा मतलब है, जैसे तुम मर नहीं सकती, तुम बूढ़ी नहीं होती? बिल्कुल, युतो ने अतिशयोक्तिपूर्ण अंदाज में घूमते हुए कहा। मैं शाश्वत गिल्डमास्टर हूँ, उम्रहीन और हमेशा सुंदर। वाकई बहुत बोझिल, उसने अपने कंधे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, स्पष्ट रूप से उसकी प्रतिक्रिया का आनंद ले रहा था। मियू ने अपनी बाहें पार की, प्रभावित नहीं हुई। इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि तुम एलिस्टर से थोड़े ही बड़ी क्यों दिखती हो। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो? यूतो ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए नकली अपराध में सांस ली। ओह, दुस्साहस, मुझ पर, शक्तिशाली गिल्डमास्टर पर मजाक करने का आरोप लगाना। उसने आंख मारी, उसका स्वर हल्का और चिढ़ाने वाला था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है। मियू ने अपनी आंखें घुमाईं, अपनी सांस के नीचे बुदबुदाते हुए कहा, तुम निश्चित रूप से मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। एलिस्टर, जो चुपचाप बातचीत देख रहा था, आखिरकार बीच में आया। गिल्डमास्टर, उसने कहा, उसका स्वर दृढ़ था। तुम वास्तव में यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यह गिल्ड का काम है तो आप एक संदेश भेज सकते थे। यूं तो सीधा हुआ, उसका चंचल व्यवहार पूरी तरह से फीका नहीं पड़ा। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने दोहराया, जैसे कि सवाल पर गहराई से विचार कर रहा हो। फिर वह एक चमकदार मुस्कान के साथ मियू की ओर मुड़ा। अच्छा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं उससे मिलने आया था। मियू ने आश्चर्य से अपनी ओर इशारा करते हुए पलकें झपकाईं। मैं? बेशक, लेकिन अब जब मैंने देखा कि तुम अपने पैरों पर वापस आ गई हो और पहले की तरह जीवंत दिख रही हो, तो मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। मैं ये जानकर निश्चिंत हो सकता हूँ कि एलिस्टर परिवार में सब ठीक है। रुको, तुम पहले ही जा रही हो? मियू ने पूछा, उसके चेहरे पर भ्रम और अविश्वास का भाव था। युतो ने उसे एक नकली धनुष दिया, उसके चांदी के बाल रोशनी में चमक रहे थे। वास्तव में, एक गिल्डमास्टर का काम कभी खत्म नहीं होता। मैं बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए आया था, और अब जब मैंने वह देख लिया है जिसके लिए मैं आया था, तो मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। एलिस्टर ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम सिर्फ इसी के लिए इतनी दूर आए हो? स्वाभाविक रूप से, युतो ने पलक झपकाते हुए कहा। मैं इसे दुनिया के लिए भी मिस नहीं करूंगा। वह तुरंत मुस्कुराया और फिर पीछे मुड़ा, लेकिन मियू की ओर देखने के लिए रुका। फिर उसने बात की, लेकिन इस बार अपराधबोध के साथ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? आखिरकार, तुम एक खजाना हो। मियू ने पलकें झपकाईं, टिप्पणी से चौंक गई। ओह, जरूर। आखिरी बार हाथ हिलाकर युतो चला गया, और उसके जाते ही दोनों भाई बहन खड़े खड़े उसे देखते रह गए। मियू ने भौहें सिकोड़ते हुए एलिस्टर की ओर रुख किया। क्या वह हमेशा ऐसा ही रहता है? हमेशा, एलिस्टर ने अपनी नाक के पुल को चुटकी बजाते हुए कहा। वह अप्रत्याशित होने पर पनपता है। एलिस्टर दूसरों की ओर मुड़ा। ठीक है, इधर उधर खड़े रहना बहुत हो गया। वापस प्रशिक्षण पर, आप सभी को अभी भी काम करना है। एंजो ने आह भरी, अपने कंधों को हिलाते हुए मानो तनाव को दूर करना चाहा हो। हाँ हाँ, चलो इसे खत्म करते हैं, उसने कहा, हालांकि उसकी आंखों में उत्साह की झलक थी। बीट्राइस ने अपना हथौड़ा उठाया, हथियार का वजन उसके हाथों में कुछ भी नहीं लग रहा था। वह मुस्कुराई, उसका आत्मविश्वास चमक रहा था। इस बार तुम नीचे जा रहे हो, एंजो।
लीला ने ध्यान केंद्रित किया, अपनी तलवार के साथ युद्ध की मुद्रा ली। उसका रूप स्थिर था और यह स्पष्ट था कि वह दृढ़ थी, हालांकि उसकी हरी आंखों में घबराहट का एक स्पर्श था। हाँ, बीट्राइस ने जो कहा, लीला ने कहा। एंजो की महान तलवार हवा में तैर गई, धीरे धीरे घूमती हुई, जैसे कि वह अपनी टेलीकिनेसिस के साथ इसे नियंत्रित कर रहा था। वह शरारती ढंग से मुस्कुराया, उसका अहंकारी व्यवहार पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। महिलाएं पहले, उसने बीट्राइस और लीला को अपनी चाल चलने के लिए इशारा करते हुए चिढ़ाते हुए कहा। बीट्राइस, उसने अपने हथौड़े पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उपहास किया। तुम्हें इसका पछतावा होगा, वह आगे बढ़ते हुए चिल्लाए। लीला ने भी ऐसा ही किया। इस बीच यूतो प्रशिक्षण मैदान से चला गया, उसकी हमेशा की तरह चंचल मुस्कान गायब हो गई थी, अब उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता थी। उसकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी काली हो गईं क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में लालसा और दर्द का स्पर्श था। वह अपनी जगह पर रुक गया, उसके दांत पीसने लगे क्योंकि एक गहरा दर्द उसके ऊपर आ गया था। यूतो का हाथ उसके कोट में गया और एक छोटे खंजर की मूठ से टकराया, जो अतीत की एकमात्र याद थी जिसके बारे में वह शायद ही कभी बात करता था। मेरी महिला, आप जहां भी हों, कृपया मुझे माफ़ करें। मेरे एक हिस्से ने वास्तव में उस बच्चे के लिए बुरा चाहा था जिसे आपने अपने पूरे दिल से संजोया था। लेकिन मेरा मानना था कि हमारी जाति के भविष्य को सुरक्षित करना ज़रूरी है। भले ही यह कितना भी गलत लगे, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वह एक पल के लिए रुका, खंजर को छोड़ दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि युवा स्वामी सभी उत्तर पालेंगे। एक पल के लिए उसका हमेशा से आत्मविश्वासी आभामंडल डगमगा गया, एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट किया जो यादों के बोझ से दबा हुआ था, जिससे वह नहीं बच सकता था। फिर जैसे कि खुद को संभालते हुए वह सीधा हुआ, अपने चेहरे पर अपनी हमेशा की तरह मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मजबूर हुआ। पीछे देखे बिना वह आगे बढ़ गया, उसके कदम धीरे धीरे गूंज रहे थे, अपने पीछे खुद का एक हिस्सा छोड़ रहा था जिसे बहुत कम लोगों ने कभी देखा था। दोपहर, स्ट्रीट लाइट सड़क पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी, जब एक युवा जोड़ा हाथ में हाथ डाले टहल रहा था। उनकी हंसी ठंडी रात की हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। वह फिल्म अद्भुत थी, प्रेमी ने कहा, उसकी गहरी आंखें मनोरंजन से चमक उठीं। मैं अभी भी यकीन नहीं होता कि अंत इतना मोड़दार है। गर्लफ्रेंड ने ठहाका लगाया, उसके भूरे बाल हर कदम पर उछल रहे थे। मुझे पता है न? बटलर ने सोचा होगा कि वह बीच में ही रुक गई, उसकी नाक सिकुड़ गई क्योंकि उसे एक दुर्गंध आई। उफ, यह क्या है? उसने अपनी नाक पर दुपट्टा खींचते हुए कहा। बॉयफ्रेंड ने अपनी गति धीमी कर दी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? ये बहुत बुरी गंध है, उसने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए कहा। जैसे कुछ सड़ रहा हो। जिज्ञासा से भरकर बॉयफ्रेंड ने पास की एक गली में नजर डाली। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जब वह एक कदम पीछे हट गया तो उसके पैर अचानक उसके नीचे से निकल गए। क्या? वह हकलाया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी। क्या गड़बड़ है? गर्लफ्रेंड ने पूछा, करीब आते हुए। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह उसकी नज़र का पीछा कर रही थी। वहाँ गंदी ईंट की दीवार के सामने एक बेजान शरीर पड़ा था। आदमी का चेहरा पीला, लगभग भूरा था और उसकी नसें उसकी त्वचा पर दिखाई दे रही थीं, जैसे कि उसने सूखा दिया गया है।